जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैन स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का विषय इतिहास जो मॉडल सेट 2 निकला हुआ है टर्म 2 एग्जाम के लिए, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले हम मॉडल सेट 1 का जो सॉल्यूशन है पहले ही कर चुके हैं हिस्ट्री का। तो अगर वीडियो नहीं देखे तो जाइए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसमें एक्सप्लेन करेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मार्क्स आपका 40 रहेगा। इसमें आपका समय दिया जाएगा 1.5 घंटे का, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। अब आगे क्या है देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, मॉडल सेट सॉल्यूशन वीडियो के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप में हम सारा मॉडल सेट डाल दिए हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं किए अभी तक तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए अब क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन में सामान्य निर्देश क्या दिया, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। मतलब जितना हो सकेगा आप अपना शब्द में ही उत्तर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुल प्रश्न संख्या 19 है। टोटल प्रश्न जो है आप लोगों का 19 रहेगा। और है प्रश्न 1 से 7, यानी 1 से 7 तक का जो प्रश्न है वो अति लघु, तो यानी बहुत ही शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या है कि किन्हीं इनमें से अगर 7 में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य में देना है या एक शब्द में देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक का रहेगा, 2 नंबर करके मिलेगा एक एक प्रश्न का। तो 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो 5 दूना 10। अब आगे देखिए क्या है, 7 तक तो हो गया। प्रश्न संख्या 8 से देखिए, प्रश्न संख्या 8 से 14 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी 5 प्रश्न उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखे। 8 से जो 14 क्वेश्चन है तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो इसमें 8 से 14 में इनमें आपको 5 का उत्तर देना है लगभग 50 शब्द में। और इसका जो मार्क्स रहेगा वो 3 नंबर करके एक एक प्रश्न का रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। अब 14 तो हो गया। प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19 5 प्रश्न यहाँ पे। तो इनमें से किन्हीं 5 क्वेश्चन में किन्हीं 3 प्रश्न का अधिकतम उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का अंक 5 नंबर, आपको प्रत्येक प्रश्न में 5-5 नंबर करके मिलेगा। तो उसमें आपको 3 को बनाना है जो आपको अच्छा लगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से 7 तक देखेंगे। यहाँ पे 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहला, मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई। हम पहले 7 तक का क्वेश्चन जो है उसको सब पढ़ लेते हैं, एक साथ आपको आंसर बता दें। मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की। तीसरा है किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा। चौथा है इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। पांचवा है ब्रिटेन के प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई। छठा है लुडिज्म आंदोलन कब हुआ। सातवां है आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे। सेक्शन ए में हमारा 1 से 7 तक है और 7 तक आपको आंसर बता देते हैं नीचे। 7 देखिए यहाँ पे है प्रश्न उत्तर। देखिए 1 से 7 तक का आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो था उसका हो जाएगा 1517 ईस्वी। दूसरा जो था उसका हो जाएगा 1540। और तीसरा जो था ब्राजील देश का नाम किससे पड़ा, तो ब्राजील वुड से। और ये जो है चौथा क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा में था यहाँ पे इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। इंका सभ्यता की राजधानी कुज्को या कुस्को भी कह सकते हैं, ठीक है, कुज्को या कुस्को। अब आगे देखिए क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या था। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुआ। तो 1780 के दशक और 1850 के दशक में हुआ। अब देखिए क्या है छठा में, लुडिज्म आंदोलन कब हुआ। तो लुडिज्म आंदोलन यहाँ पे देखिए, लुडिज्म आंदोलन सन 1811 से 1817 के बीच हुआ। अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन है हमारा लास्ट इसमें सेक्शन ए में, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे। आधुनिक चीन के संस्थापक जो थे वो माओ त्से तुंग थे। ये हो सोचिएगा माओ त्से तुंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे फिर। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो सेक्शन ए में हमारा 1 से लेकर 7 तक जो प्रश्न था उसका आंसर आपको बता दिए। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी हमारा सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे या एक एक करके आंसर बता देंगे। तो पार्ट में देखिए क्या है कि पाप स्वीकारोक्ति नाम दस्तावेज क्या था, ठीक है। तो ये हमारा 8 का क्वेश्चन है। 8 का हमको आंसर बता देते हैं। 8 का देखिए पाप रोकती वाला जो क्वेश्चन था, तो क्या था, चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके, वही था। क्वेश्चन में क्या था वही हो जाएगा, उसी को कहते हैं पाप स्वारोक्ति नामक दस्तावेज, ठीक है। 8 का ये हो जाएगा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में क्या है, तब आंसर देखेंगे। 9 में है एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। एज़टेक और मेसोपोटामिया जो लोग था उसका सभ्यता का तुलना करने बोल रहा है। तो 9 नंबर हमारा नीचे आंसर है। 9 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है। 9 नंबर का उत्तर देखिए, एज़टेक सभ्यता मध्य अमेरिकी सभ्यता थी क्योंकि इसका विकास मध्य अमेरिका में ही हुआ था, जबकि मेसोपोटामियाई सभ्यता का विकास वर्तमान इराक गणराज्य के भूभाग पर हुआ था। एज़टेक सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, अतः उनका इतिहास भी चित्रात्मक ढंग से ही लिखा जाता था। तो ये हमारा 9 का आंसर है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है, 10वें क्वेश्चन देखिए क्या है। 10वें क्वेश्चन है, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। क्वेश्चन देख लिए, अब आंसर बता देते हैं। आंसर नीचे है हमारा 9 हो गया। 10 यहाँ पे देखिए 10 का आंसर क्या है। 10 का आंसर की कुछ विशेष आर्थिक कारण ने स्पेन के लोगों को महासागरीय शूरवीर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्पेन तथा पुर्तगाल के साहसी नाविक हर समय समुद्र में उतरने को तैयार रहते थे। वो सब डरते नहीं थे, इसलिए समुद्र में उतरने को कभी वो तैयार रहते थे, क्योंकि उन्होंने अटलांटिक महासागर के दूसरी ओर की भूमि की बहुत कम आंका था। तीसरा कि स्पेन और पुर्तगाल के शासक नई समुद्री खोजों के लिए धन जुटाने को तैयार रहते थे। ये हमारा 10 का आंसर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ेंगे अब 11 नंबर का क्वेश्चन। तो इससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में क्या है कि नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। तो 11 का क्वेश्चन देख लिए, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। इसका उत्तर नीचे है हमारा, चलिए दिखा देते हैं। 11 नंबर का 11 नंबर का हमारा उत्तर यहाँ पे है। देखिए क्या है, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ निम्न है। देखिए क्या क्या है, नहरों द्वारा भारी परिमाण वाले भार को ढोना सरल तथा सस्ता होता है, परंतु इसमें अधिक समय लगता है। माल को देश के भीतरी भागों में भी नहीं ले जाया जा सकता। इसके विपरीत रेल परिवहन द्वारा माल ढोने से कम समय लगता है। अगर हम रेल में ले जाएंगे तो हमारा समय कम लगेगा, और जल परिवहन में अगर हम उपयोग करते जैसे नाव हो गया, स्टीमर हो गया, वो सब का, तो उसमें हमारा समय ज़्यादा लगता था। ये 11 का उत्तर है। इसको अभी आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखिए क्या है, मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। इसका भी आंसर बहुत ही अच्छा है, चलिए दिखा देते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे है हमारा 12 नंबर, देखिए मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। मेजी पुनर्स्थापना मेजी इसिन 19वीं शताब्दी में जापान से एक घटनाक्रम था, जिससे सन 1868 में सम्राट का शासन फिर से बहाल हुआ। इससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनसे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक और सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। ये हमारा 12 का उत्तर है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं हम 13 नंबर की क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले 13 का क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर को करेंगे। देखिए 13 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। चलिए आंसर बताते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का हमारा आंसर यहाँ पे है, देख सकते हैं, चीनी क्रांति। चीन की क्रांति का एक और कारण था आर्थिक दुर्दशा। आर्थिक दृष्टि से चीन की जनता में घोर अशांति थी। चीन की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और सरकार उसके भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। देश में दुर्भिक्षक और बाढ़ों की प्रचुरता थी, जिसके कारण खेती को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता था। ये हमारा 13 का उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14 नंबर में देखते हैं क्या है, ये हमारा सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। जो पुनर्जागरण हुआ था इटली में, उसके बारे में बोल रहा है, पूरा उल्लेख कीजिए पुनर्जागरण के बारे में। 14 का हमारा नीचे आंसर देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण इसको इंग्लिश में बोले तो रेनेसांस इन यूरोप, यूरोप में हुआ था। तो यूरोप महादेश है, उसी के अंदर इटली आता है। तो यूरोप का
इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। ये हमारा 14 का उत्तर था। ठीक है, पुनर्जागरण के बारे में था, इसको आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे सेक्शन सी में, 15 क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अब हमारा 15वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी इसमें आप कितना बोला गया था कि 150 वर्ड में लिखना है। यहाँ पे देखिए बोला गया था कि 150 शब्द में लिखना है, तो 150 के शब्द में अब हम लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखिए सेक्शन सी में हमारा पहला क्वेश्चन आता है 15 नंबर में, धर्म सुधार आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो धर्म सुधार आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा अभी हम लोग देखते हैं। तो हमारा 15 नंबर का आंसर यहाँ पे है, धर्म सुधार आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको 150 वर्ड में, आपको जितना आता है उतना लिख सकते हैं। 15 में, धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप उत्तरी यूरोप प्रोटेस्टेंट हो गया तथा दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप पूर्ववत कैथोलिक बना रहा। दूसरा है कि धार्मिक क्षेत्र में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के मध्य भयंकर मतभेद व पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न हो गया। इन मतभेदों के होते हुए भी प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिकों में काफ़ी साम्य था। ये हमारा 15 का आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली। तो 16 का हमारा आंसर ये है, दिखा देते हैं 16 का। यहाँ पे है 16 का आंसर, देखिए 1380 में कुतुबनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। इसमें यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं का सही जानकारी नहीं सकती थी। दूसरा, समुद्र यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज़ों में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई कर सकते थे। ये हमारा 16 का आंसर है, इसे भी आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कीजिए। ठीक है, 17 नंबर आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया, कैसे। तो 17 का हमारा आंसर बता देते हैं। यहाँ पे 17 का निकल जाए भाई, 17 का यहाँ पे 17 का देखिए क्या है कि यूरोप के देश विशेष का स्पेन तथा पुर्तगाल सोने चांदी की लालची थे। ठीक है, उन्हें दक्षिणी अमेरिका में भारी मात्रा में सोना मिलने की आशा थी, इसलिए यूरोपवासी दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न प्रदेशों में जा बसे। उन्होंने अपने सैन्य बल तथा बारूद के प्रयोग द्वारा अपना शासन स्थापित कर लिया। ये हमारा 17 का आंसर है, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचेगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचना कीजिए। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देख लिए, अब इसका आंसर बता देते हैं। अब आंसर देखिए, क्वेश्चन देख लिया, अब आंसर देखिए 18 का। 18 का देखिए क्या, रेलवे के आ जाने से औद्योगिक तथा साम्राज्यवादी देशों को लाभ पहुंचा। अब वे अपने उपनिवेशों के भीतरी भागों तक जा कर वहाँ के साधनों का शोषण कर सकते थे और अपने उद्योगों का विस्तार कर सकते थे। इसके विपरीत उपनिवेशों के उद्योग धंधे नष्ट हो गए और उन्हें घोर निर्धनता का सामना करना पड़ा। ये 18 का उत्तर है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 19वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर में, जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया। ठीक है, जापान का जो विकास था उसके साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया। तो क्वेश्चन देख लिए, आंसर दिखाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन था, देखिए इसका आंसर क्या है। 19 नंबर में, जापान में पहले पैतृक परिवार व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें कई पीढ़ियां परिवार की मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, परंतु जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए पृथक परिवार प्रणाली अथवा नया घर व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसमें पति पत्नी साथ रहकर कमाते थे और घर बसाते थे। बिजली से चलने वाले नए घरेलू उत्पादों तथा नए पारिवारिक मनोरंजनों की मांग भी बढ़ने लगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 19 का, इसको भी आप आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सारा मॉडल सेट आपको बहुत ही एक्सप्लेन के साथ कराया गया है। तो आप एक सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अभी बहुत सारे मॉडल सेट का सॉल्यूशन वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।